हेलो फ्रेंड्स, सो वी मेट अगेन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन चैप्टर को शुरू किया था, है ना। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा था कि असेसमेंट जो है आपका वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में, है ना, कि बच्चे ने क्या सीखा है, कितनी उद्देश्यों की पूर्ति की है, कहाँ कहाँ पे उनको समस्या है ना, किस उद्देश्य, कौन से विधि सबसे इफेक्टिव मेथड रहा, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है असेसमेंट क्या करता है, डेटा एकत्रित करता है। अब फ्रेंड्स, इसके बाद आती है इवैल्यूएशन। जो भी आपका डेटा एकत्र होता है ना, जो भी आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं असेसमेंट के थ्रू, उन सभी के ऊपर, है ना, बाद में जो है क्या होता है, इसके आधार पर हम लोग कुछ जजमेंट लेते हैं, कुछ निर्णय लेते हैं। तो इवैल्यूएशन क्या करता है, वो अंतिम प्रोसेस है, लास्ट में कुछ जजमेंट लेने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम लोगों ने फॉर्मेटिव असेसमेंट, है ना, समेटिव असेसमेंट की बात की थी, जिसमें हम एक चीज़ आपको बताना भूल गए थे। कभी कभी आपको क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि एग्ज़ाम्स का कितना जो है वेटेज होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का कितना वेटेज होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का वेटेज आपका होता है 40%, है ना, और समेटिव असेसमेंट का जो वेटेज होता है वो आपका होता है कितना, 60%। ठीक है। अगर प्रत्येक एफए की बात करें तो पूरे साल में जो है ना, 4 आपका एफए होता है, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। इस तरीके से एक फॉर्मेटिव असेसमेंट का वेटेज कितना हो जाएगा, 10%, और एक ऐसे जो होता है वो उसका वेटेज 30% होता है। इस तरीके से पूरे साल में 2 आपका समेटिव असेसमेंट होता है। अब ये आपका बात हो गई, ये तो आपका, है ना, कल आपका जो है ये चीज़ हम बताना भूल गए थे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे टूल्स क्या क्या है ना, टेक्निक्स क्या क्या है इवैल्यूएशन का। जो भी आप असेसमेंट करते हैं, है ना, तो असेसमेंट करते के दौरान, है ना, जो भी आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को टेक्निक्स का ज़रूरत होता है, किसको इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, कि कौन से टेक्निक्स का हम लोग यूज़ करें और कौन से टूल्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक ना। तो इन इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए कौन कौन से टेक्निक्स, कौन कौन से टूल्स का हम लोग प्रयोग करते हैं, वो हम आज देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे जो विभिन्न तकनीकें हैं, है ना, जो कि मूल्यांकन के बहुत सारे तकनीक हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है व्यापक मूल्यांकन को कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पे अगर हम वर्गीकृत करें इसको 2 भागों में, इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है आपका स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स, दूसरा है आपका नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मानकीकृत तकनीक क्या होता है और अमानकीकृत तकनीक किसको कहते हैं। तो ये जो तकनीक है, इसके अंतर्गत ये जो है बनाया जाता है एक विशाल समूह को ध्यान में रख करके, एक विशाल समूह को ध्यान में रख करके इसको बनाया जाता है। जैसे कि आपका 10th और 12th का जो बोर्ड एग्जाम्स होता है ना, जो CBSE के द्वारा कंडक्ट की जाती है, तो ये जो परीक्षा है, ये जो आपका असेसमेंट होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, ये आपका स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो भी आप मेडिकल, इंजीनियरिंग, है ना, ये सभी चीज़ों में जो दाखिला लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए जब आप प्रवेश परीक्षा देते हो, है ना, एंट्रेंस एग्जाम देते हो, तो ये सभी परीक्षा किसके अंतर्गत आती है, मानकीकृत परीक्षण के अंतर्गत आती है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो मानकीकृत परीक्षण है वो एक विशाल समूह को ध्यान में रख करके बनाया जाता है, पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए, या फिर कहें कि एक पूरे विश्वविद्यालय के लिए बनाया जाता है। यहाँ पे नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स की बात हम लोग करेंगे आज इस वीडियो में, है ना। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स वो टेक्निक्स होता है ना, इसको यूज़ करना काफ़ी आसान होता है किसी व्यक्ति के ऊपर, है ना। अलग अलग तरीके से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आपका अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग टेस्ट नहीं बनाया जाता है। यहाँ पे पूरे जो है एक बड़ी संख्या को ध्यान में रख करके ये टेस्ट को जो है निर्मित की जाती है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे इसको बिल्कुल हम यहाँ पे हटा देंगे। अभी जो हम टेक्निक्स जितना भी पढ़ने जा रहे हैं वो आपका क्या है, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, पहला जो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स है वो है आपका स्व आख्या तकनीक, सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक्स इसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक्स के अंतर्गत क्या होता है, इसमें जिस व्यक्ति का, है ना, मूल्यांकन किया जाता है, वो व्यक्ति, है ना, खुद अपने से रिलेटेड जो है सूचनाओं को, है ना, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, एकत्र करता है, और उन एकत्रित सूचनाओं के आधार पर, उन एकत्रित इंफॉर्मेशन के आधार पर वो व्यक्ति जो है खुद का मूल्यांकन करता है कि किसी विशिष्ट परिस्थिति में उसकी क्या योग्यता है, उसकी क्या क्षमता है। ठीक है। तो ये आपका हो गया सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक्स। बच्चे आप देखते होंगे यहाँ पे सेल्फ रिपोर्ट बनाते हैं, है ना, बालक जो है सेल्फ रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें वो अपने बारे में, है ना, कि कितनी उनकी क्या विशेष परिस्थिति में क्षमता है, योग्यता है, इसके बारे में क्या रहता है, उसमें वर्णित रहता है उस रिपोर्ट में। ठीक। दूसरी की अगर बात करें तो ये है आपका ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स। ये बहुत ही इफेक्टिव आपका टेक्निक्स है फ्रेंड्स। ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स में क्या होता है, यहाँ पे शिक्षक के द्वारा जो है ना,
ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स या तो एक तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो सकता है, दूसरा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है। अब एक क्या होता है, एक तो आप बिना किसी उद्देश्य के आप जाते हो, बच्चे को क्या करते हो आप ऑब्जर्व कर लेते हो, है ना। और एक में क्या होता है, आप कुछ जो है ना शेड्यूल लेकर के जाते हो कि आपको इन चीज़ों के बारे में बच्चों के अंदर देखना है, ठीक ना। और उस गुण के बारे में आप बच्चे के अंदर बता देते हो, मूल्यांकन कर देते हो कि बच्चे का जो मतलब गुण है वो इस तरीके का है ना। तो एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, ये रियल टाइम सिचुएशंस में मतलब डायरेक्टली आप टीचर जो है क्या करता है बच्चे को क्लासरूम के दौरान, है ना, या फिर लंच पीरियड में या फिर गेम पीरियड में बच्चे को क्या करता है ऑब्जर्व करता है। और यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जो भी बालक का है ना एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना, एक सप्ताह में जो भी बच्चे का जो भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो भी सूचनाएं एकत्र की गई, उन सूचनाओं के आधार पर क्या करता है यहाँ पे जो है बच्चों को मूल्यांकित किया जाता है, ठीक। तो ये आपका जो है यूज़ होता है किसके लिए, छोटे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि छोटे बच्चे मौखिक और लिखित टेस्ट नहीं दे सकते हैं। मौखिक और लिखित रूप से जो है ये अपनी अभिव्यक्ति ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो है मूल्यांकित करने के लिए हम लोग ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो भी बच्चे जो भी अशिक्षित लोग होते हैं, है ना, जो अशिक्षित व्यक्ति हैं, जो गूंगे हैं, है ना, मूक हैं, इसके अलावा जो बहरे होते हैं, है ना, या अन्य भाषा भाषी लोगों के मूल्यांकन के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये आपका बहुत ही उपयोगी आपका टेक्निक्स है, ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स परीक्षण टेक्निक्स। तो ये परीक्षण टेक्निक्स सभी टेक्निक्स में सबसे बेहतर माना जाता है और सबसे यूज़फुल है ना, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस टेक्निक्स का, है ना। परीक्षा के आधार पर, है ना, इसमें क्या किए जाते हैं, परीक्षा ली जाती है ना, परीक्षा ली जाती है। तो परीक्षण टेक्निक में जो है क्या होगा, बहुत सारे प्रश्न पत्र होते हैं, है ना, प्रश्नावली होता है। तो प्रश्न क्या हो जाएगा आपका टूल्स हो जाएगा। और ये जो आप परीक्षण ले रहे हैं, टेस्टिंग टेक्निक्स, ये क्या है आपका टेस्ट जो ले रहे हैं वो आपका टेक्निक्स में आ जाएगा, है ना। तो कुछ भी आप कोई भी टेक्निक्स जब आप यूज़ कर रहे हो तो कोई ना कोई टूल्स का ज़रूरत होगा आपको, है ना, किसी न किसी टूल्स की आपको आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे परीक्षा के लिए क्या होगा, आप कब परीक्षण लेंगे, परीक्षण में क्या होना चाहिए, प्रश्न पत्र होते हैं। और प्रश्न पत्रों की श्रृंखला किस में आती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नावली बोलते हैं। तो प्रश्नावली किस में आ जाएगा, आपका उपकरण के रूप में आ जाएगा, टूल्स के रूप में आ जाएगा। तो वो हम बाद में देख लेंगे, पहले आप यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे प्रश्नावली के द्वारा, है ना, प्रश्नों की एक श्रृंखला, एक सूची दे दी जाती है बच्चों को, और वहाँ से बच्चे जो है उसको प्रश्न को लिखते हैं। और इस तरीके से जो है एक फिक्स, है ना, टाइम होता है आपको, उसके अंदर आपको परीक्षा देनी होती है और उसके आधार पर बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, जिसको हम बोलते हैं प्रक्षेपीय तकनीक। अब फ्रेंड्स प्रक्षेपीय तकनीक आपने नाम सुना होगा, है ना, प्रक्षेपण, है ना, प्रक्षेपण करना। यहाँ पे क्या किया जाता है, बच्चों को कुछ अनस्टिमुलस, है ना, मतलब कुछ स्टिमुलस जो है दे दिया जाता है बच्चों को, है ना, कुछ असंरचित जो है उद्दीपन बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। और बच्चे उसमें अपनी इच्छाओं को, है ना, अपने जो दृष्टिकोण होता है उसको क्या करते हैं बच्चे व्यक्त करते हैं। और उस जो बच्चे अपने दृष्टिकोण जो देते हैं उसके आधार पर जो है शिक्षक क्या करता है, उसके बारे में, उसके जो है गुण के बारे में आकलन कर लेता है, मूल्यांकन कर लेता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी बच्चे को जो है पूछा, है ना, कि आप बताओ कि आपके परिवार में आपको सबसे फेवरेट कौन लगते हैं, तो वो बच्चा क्या करेगा, है ना, या आप अपने परिवार के बारे में बताओ, तो बच्चा जो है अपने एक, है ना, लेखन के माध्यम से लिख करके या फिर मौखिक रूप से क्या करता है, बच्चे जो है वो अपने परिवार के बारे में बताना शुरू करता है। और उसके अलावा जो उसको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक ना, परिवार ऐसा होना चाहिए, है ना, लेकिन उसके परिवार ऐसे नहीं है, उन सभी चीज़ों को बच्चा रखता है। तो इससे जो है उसके दृष्टिकोण से पता चलता है ना, कि बच्चे जो है क्या चाहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो है बच्चे के गुण को, है ना, मूल्यांकित कर लिया जाता है इसके माध्यम से। तो आपने कुछ प्रोजेक्शन किया, मतलब आपने कुछ बच्चे को क्या किया, स्टिमुलस दिखाया, है ना, जिसके कारण बच्चे जो है प्रतिक्रिया देने के लिए क्या हो गए, बाध्य हो गए। और बच्चे की प्रतिक्रिया को विश्लेषित कर करके क्या कर लिया, आप उसको मूल्यांकित कर लेते हैं, किसमें, प्रोजेक्शन टेक्निक्स के माध्यम से। नेक्स्ट है आपका समाज मितीय तकनीक्स, बहुत ही यूजफुल टेक्निक्स है आपका सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स। इसके अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत व्यक्ति का जो आपसी संबंध होता है ना, जो आपसी संबंध होता है, इसके अलावा जो उसका सामाजिक संबंध होता है ना, उसको जो है जानने में मदद करता है ना। सोशियोमेट्रिक्स की सहायता से व्यक्ति के बीच में जो आपसी संबंध है ना, या फिर जो सामाजिक संबंध होता है उसको क्या करते हैं हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा
किसी भी व्यक्ति की समाज में स्वीकृति और अस्वीकृति को जानना जाता है इसके माध्यम से। जैसे फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है ना, कुछ समय पहले जो है वो उसको समाज के द्वारा नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उसको लाइक नहीं किया जाता, लेकिन कुछ समय के बाद वो कुछ ऐसा काम करता है जिसकी वजह से समाज उसको क्या करता है, वैल्यू देना शुरू कर देता है ना। मतलब वो लाइकिंग पर्सन बन गया सोसाइटी का। तो क्यों बना, है ना, ये हम लोग अध्ययन करते हैं किसमें, सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स में। इसके अलावा बालकों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी विकसित करना, है ना, कैसे किसी बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी जो है विकसित हो गया, ये हम लोग अध्ययन करते हैं किसमें, समाज वित्तीय तकनीक के अंतर्गत। ठीक, तो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। इसके बाद हम लोग चलते हैं टूल्स की ओर, है ना। तो टूल्स आपका कौन कौन सा है, ये तो आपका टेक्निक्स हो गया, है ना। आपने परीक्षाएं लिया, है ना, परीक्षा में क्या होते हैं, प्रश्न पत्र होते हैं। तो प्रश्न पत्र क्या आ जाएगा आपका, टूल्स के रूप में हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो है टूल्स के रूप में अवलोकन। अब अवलोकन कैसे कहेंगे कि आप एक टूल्स के रूप में है, ये तो टेक्निक्स है ना। तो नहीं फ्रेंड्स, अवलोकन जो है एक तकनीक भी है और आपका एक टूल्स के रूप में भी आप इसको यूज़ करते हो। ठीक है ना, आप इसको टूल्स के रूप में भी यूज़ करते हैं। तो ये आपका क्या है, एक टूल के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, इसका ऑब्जर्व करते हैं। ठीक ना, चीज़ों को ऑब्जर्व कर करके बच्चे का क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका साक्षात्कार, इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में क्या होता है ना, दो प्रकार के इंटरव्यू होते हैं, एक तो स्ट्रक्चर्ड, दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड। यहाँ पे हम कुछ इरेज कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगा, है ना। तो पहला जो है क्या है आपका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है जिसको हम बोलते हैं संरेखित, है ना, संरेखित साक्षात्कार। और दूसरा आपका होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जिसको बोलते हैं असंरेखित, है ना। इसी को बोला जाता है प्रमाणीकृत, इसको बोला जाता है अप्रमाणीकृत। तो दो नाम आपका है, एक संरेखित, एक प्रमाणीकृत, है ना। आप ध्यान में रखेंगे, प्रमाणीकृत भी इसी को बोलते हैं, प्रमाणीकृत। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका अप्रमाणीकृत। समझते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के बारे में। दो प्रकार के इंटरव्यू होते हैं, एक होते हैं स्ट्रक्चर्ड, एक होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड। फ्रेंड्स जो स्ट्रक्चर्ड होता है ना, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जो प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं, ये प्रश्न पत्र जो है वो पहले से फिक्स नहीं होता है ना। स्ट्रक्चर्ड के अंतर्गत पहले से एक प्रश्न पत्र, है ना, पूछे जाने वाले जो प्रश्न होता है वो क्या होता है, निश्चित नहीं होता है कि क्या पूछा जाएगा, है ना। उसके क्रम जो है फिक्स नहीं होते हैं, उसकी संख्या फिक्स नहीं होती है। लेकिन इसके अपोजिट असंरेखित जो कि अनस्ट्रक्चर्ड है, सॉरी उल्टा बोल दिए, है ना, इसमें जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो आपका क्या होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है, उसका संख्या निश्चित होता है, उसके क्रम निश्चित होते हैं कि आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, इसमें जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो उसकी संख्या जो है वो निश्चित नहीं होती है, उसका क्रम निश्चित नहीं होता है। समझ में आ गया, है ना। स्ट्रक्चर्ड, संरेखित मतलब एक स्ट्रक्चर होता है ना, कि आपको इस वे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको जो है क्या किया जाता है, एक शेड्यूल के रूप में बना दिया जाता है। ठीक ना, कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन असंरेखित में क्या होता है, आपके जो प्रश्नों की संख्या होती है वो निश्चित नहीं होता है कि आपसे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा जो क्रम निर्धारित होता है ना, तो एक शेड्यूल भी नहीं बना होता है आपको किसका, प्रश्नों की। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई भी फिक्स नहीं होता है कि आपके कौन से प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। तो ये था आपका साक्षात्कार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्नावली, क्वेश्चनायर, है ना। तो क्वेश्चनायर प्रश्नावली में क्या होता है, प्रश्नावली फ्रेंड्स, है ना, यहाँ पे देखे थे आपने परीक्षण तकनीक, है ना। परीक्षण तकनीक में क्या होता है, परीक्षा आप लेते हो तो क्या होता है, टूल्स के रूप में आप यूज़ करते हो क्या, प्रश्नों को यूज़ करते हो। तो प्रश्नावली क्या होगा, एक महत्वपूर्ण टूल्स के रूप में होता है यूज इसको, है ना। और प्रश्नावली में क्या होता है, बहुत सारे प्रश्न जो है वो लिखित रूप में होते हैं, है ना। आप कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है जिस प्रकार से, है ना, तो उसमें जो है मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पे जो है उसी चीज़ को लिखित रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें बालकों को जो है ना, बालकों के सम्मुख प्रश्नों को रख दिया जाता है, बालक को जो है सभी प्रश्नों का उत्तर देना होता है। ठीक, एक और अंतर यहाँ पे बता दें हम आपको कि साक्षात्कार में जो है सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन प्रश्नावली में जो है आपको उत्तर देना अनिवार्य होता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे है अनुसूची, जिसको बोलते हैं शेड्यूल, है ना। तो शेड्यूल बहुत ही, है ना, उपयोगी होने वाला क्या है आपका उपकरण के रूप में यूज़ होता है। अनुसूची जिसको बोलते हैं, अनुसूची जो है क्या होता है, बहुत अधिक मतलब उपयोग होने वाला क्या है आपका उपकरण के रूप में इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अब जो है बहुत सारे तरह का क्या हो सकता है आपका
अनुसूची हो सकता है। तो कौन कौन सी अनुसूचियाँ होती है, एक तो आपका होता है ना इंटरव्यू शेड्यूल हो सकता है ना, इंटरव्यू में जो शेड्यूल बनाते हैं आप, इसके अलावा प्रश्नावली शेड्यूल भी हो सकता है। तो यहाँ पे अनुसूची जो है बहुत अधिक उपयोग होने वाला क्या है आपका उपकरण के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। इसकी सहायता से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो ये हो गया आपका अनुसूची, है ना। नेक्स्ट है आपका निर्धारण मापनी, जिसको बोलते हैं रेटिंग स्केल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है आपका रेटिंग स्केल। अब रेटिंग स्केल क्या होता है फ्रेंड्स, तो रेटिंग स्केल में क्या होता है, यहाँ पे बच्चों को जो है जो भी उत्तर आती है ना, जो भी बच्चे जो है विक्रिया देते हैं, है ना, तो उसको यहाँ पे अंकों के रूप में या कहें कि संकेत के रूप में जो है उसको हम व्यक्त करते हैं। अंकों के रूप में या संकेत के रूप में जो है उसको क्या करते हैं, उसको हम व्यक्त करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि कोई बालक है ना, कक्षा में प्रश्नों को जवाब ठीक से देता है या नहीं, है ना, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, रेट देते हो कि जल्दी बहुत तेज़ गति से प्रश्नों का उत्तर देता है ना, ज़्यादा मतलब एक दूसरा हो सकता है आप, है ना, एक हो सकता है बहुत तेज़ गति से देता है, बहुत तेज़, एक होगा तेज़ गति से देता है, एक हो गया मंद गति से होता है, बहुत मंद गति से होता है, देता ही नहीं है। तो आप क्या करते हो, रेट कर रहे हो, है ना, ये 1 हो गया, सबसे अच्छा है तो 1, सॉरी यहाँ पे 5 दे देते हैं, 4, 3, 2 और 1, है ना, देता ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर किसी को रेट मिलता है 5, मतलब किसी प्रश्नों को बहुत तेज़ गति से क्या करता है, उत्तर देता है, तो यहाँ पे जो है जो भी उत्तर होता है इसको नंबर्स के द्वारा क्या करते हैं, यहाँ पे रेट करते हैं बच्चों का। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रेटिंग स्केल जो होता है कई सारे प्रकार के होते हैं। जो यहाँ पे जो मुख्य जो आपका रेटिंग स्केल है वो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं चेकलिस्ट का। फ्रेंड्स चेकलिस्ट आपने बहुत बार सुना होगा कि चेकलिस्ट क्या होता है। तो चेकलिस्ट में क्या करते हैं हम लोग, है ना, चेकलिस्ट में हम लोग यस और नो के रूप में, है ना, किसी व्यक्ति में कोई गुण जो है उपस्थित है या नहीं है, उपस्थित है तो यहाँ पे यस करते हैं और अनुपस्थित है तो यहाँ पे क्या करते हैं, नो करते हैं। ठीक है ना, यस करते हैं और नो करते हैं। तो यस और नो में जब उत्तर को क्या किया जाए, लिखा जाए, है ना, यहाँ पे आप अंकों के आधार पर क्या कर रहे थे, रेट कर रहे थे बच्चों का। यहाँ पे जो है जैसे बच्चे का राइटिंग स्किल कितना अच्छा है, तो बहुत अच्छा है ना, अच्छा है, एवरेज है ना, औसत है, खराब है, बहुत खराब है। ठीक, तो इस तरीके से आप रेट कर दिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, या तो होगा या तो नहीं होगा, यस और नो, बीच में कुछ नहीं, है ना। जैसे कि यहाँ पे जो है राइटिंग स्किल कैसा है, तो अच्छा है, नहीं है तो नहीं है। ठीक ना, यहाँ पे बीच में ऐसा कुछ नहीं कि रेट आप दे रहे हो। तो चेकलिस्ट का यूज़ तब करते हो जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, क्यूज़ खेल रहे हैं, है ना, और बच्चों को क्यूज़ में क्या होता है, आप वहाँ पे क्या रेट करोगे, क्यूज़ जब आप बच्चे को खिलवा रहे हो तो बच्चे को वहाँ पे रेट करोगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे के लिए क्या करोगे, आप चेकलिस्ट बनाओगे, या तो हारेगा या तो जीतेगा। ठीक है। लेकिन जब आप डिबेट कंपटीशन करवा रहे हो, डिबेट हो रहा है, तो वहाँ पे क्या करोगे आप, वहाँ पे रेट करेंगे, है ना। डिबेट में बच्चे जो हैं अपने जो है ना, किस तरीके से अपने जो है रख रहे हैं अपने इन्फॉर्मेशन को, है ना, दूसरे के इन्फॉर्मेशन को कितने प्रभावशाली ढंग से सीख रहे हैं। ठीक है। तो ये होता है आपका रेटिंग स्केल और ये होता है आपका चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में यस और नो के रूप में आप क्या करते हो, उत्तर को देते हो, और यहाँ पे जो नंबर्स के रूप में, अंक के रूप में या संकेत के रूप में जो है क्या करते हो, उत्तर लिखते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे न्यूमेरिकल स्केल। न्यूमेरिकल स्केल में क्या होता है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स न्यूमेरिकल स्केल जिसको हम आंकिक मापनी बोलते हैं, ये भी आपका किसके तरह है, एक तरह से कहें रेटिंग स्केल की तरह। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो हैं, है ना, गुण होते हैं और उसमें आपको जो है क्या दिया जाता है, नंबर्स दिया जाता है। अब जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं किसी बच्चे के बारे में, है ना, कि यहाँ पे न्यूमेरिकल स्केल का यूज़ करना है आपको। ठीक, तो क्या करेंगे आप, जैसे कि कोई बालक है, ठीक, कोई बालक है कक्षा में जो है ना, किस प्रकार से उसका बिहेवियर है ना, कक्षा में किस प्रकार से उसका व्यवहार है, तो है ना, तो बहुत सारे व्यवहार के लिए क्या होता है ना, किस प्रकार से वो बातचीत करता है ना, चलने का ढंग किस प्रकार से है। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ को क्या करते हो, आप रेट करते हो। तो यहाँ पे बातचीत करने में जैसे कि आपने दे दिया कि बातचीत करने में एवरेज है 2, है ना, ठीक से नहीं चलता है 1, है ना, इसके अलावा है ना भाषा का अच्छा प्रयोग करता है 3 दे दिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, आपको इन सभी नंबरों को जोड़ करके, है
है ना, आपको क्या करना है, इन सभी अंकों को क्या करना है, योग कर करके आप क्या करते हो, पता लगाते हो कि किसी बालक में किसी खास गुण का, है ना, कितना श्रेष्ठता है, कितनी जो है कोई खास गुण उसके अंदर है। ठीक, तो ये होता है आपका आंकिक मापनी, जिसमें अंकों का योग याद कर करके आप बच्चे की विशेषता के बारे में जानते हैं, बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट है आपका बाधित मापनी, बाधित चयन मापनी, जिसको हम लोग फोर्स्ड चॉइस स्केल कहते हैं, फोर्स चॉइस स्केल। ये एग्जाम में बहुत बार आपको पूछने की संभावना है, आप इसको ध्यान से समझिए फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, जैसे कि फोर्स चॉइस मापनी टीचर्स के पास, है ना, फोर्स होता है ना, कि किसी एक के आधार पर, जैसे कोई लड़की है जिसका नाम है प्रियंका, ठीक है, कोई लड़की है जिसका नाम है प्रियंका। अब प्रियंका के बारे में बोला जा रहा है कि प्रियंका जो है वो क्लास में, है ना, क्लास में जो है क्या है, सबसे फर्स्ट बेंच पर बैठती है। प्रियंका जो है प्रश्नों का जो उत्तर है काफ़ी तेज़ गति से देती है, काफ़ी फास्ट दे देती है, ठीक है। इसके अलावा प्रियंका जो है वो उसमें जो है वो अपने मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थता का ध्यान रखती है ना, मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थता का ध्यान रखती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं, है ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो भी दिया जाएगा, आपको अनुकूल बातें दी जाएगी, है ना, जो भी फेवरेबल कंडीशन दिया जाएगा, और आपको इन्हीं सारे गुणों में से क्या करना होगा, आपको किसी एक गुण के आधार पर इसके बारे में जो है आपको रेट करना होगा, इसके बारे में, इसकी विशेषता के बारे में आपको क्या करना होगा, मूल्यांकन करना होगा। अंडरस्टैंड। तो प्रियंका फर्स्ट बेंच पर बैठती है, हमेशा प्रश्नों का उत्तर हमेशा जल्दी दे देती है, मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थता का ध्यान रखती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉजिटिव बातें वो दिया जाएगा, है ना, कि वो उसका जो है भाषा जो है बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छे भाषा का यूज़ कर लेती है। ठीक, तो ये सारे जो है जितने भी दिया जाएगा सभी फेवरेबल, सभी अच्छे जो है रहेंगे। और इन सभी में से टीचर को बाध्य होना पड़ता है कि इन चारों में से किसी एक के आधार पर जो है प्रियंका का क्या कर दे, मूल्यांकन कर दे। तो ऐसे वाले को क्या बोलते हैं, बाधित चयन मापनी इसको बोला जाता है। ठीक, अब समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्रमिक मापनी, मतलब रैंकिंग स्केल। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर रैंक, है ना, रैंक का मतलब, है ना, कोई बहुत सारे गुण हैं, है ना, अब बहुत सारे गुण हैं, उनमें क्या करना है, आपको रैंकिंग करना है। जैसे कोई बच्चा है ना, अब जैसे ईमानदारी के बारे में, है ना, ईमानदारी, कितना बच्चा ईमानदार है उसके बारे में पता लगाना है। ठीक है, तो एक तो हो सकता है बहुत ज़्यादा ईमानदार है, फिर उससे थोड़ा सा कम ईमानदार है। तो आप क्या करते हो, पहले वाले जो है ना, एक जो क्रम में है उसमें उन बच्चों को डालते हो जो बहुत ज़्यादा ईमानदार है, ठीक ना। दूसरे श्रेणी में आप उन बच्चों को डालते हो जो उससे कम जो है ऑनेस्ट है। तीसरे वाले में उस बच्चों को डालते हो जो कि उससे भी कम इंटेलिजेंट है। और सबसे नीचे जो 10वां नंबर में डालते हो वो क्या है, सबसे कम ईमानदार वाले बच्चे हैं। ठीक, तो इस तरीके से क्या करते हो आप, क्रम में जो है बच्चों को जो है क्या करते हो, गुणों का मापन कर देते हो। तो ये है आपका क्रमिक मापनी, मतलब यहाँ पे आप रैंक बता देते हो कि, है ना, इस रैंक में, है ना, ये सभी बच्चे हैं, इस रैंक में इन सभी बच्चों का नंबर आता है। तो ये है आपका। नेक्स्ट है आपका स्थानिक मापनी। स्थानिक मापनी क्या होता है फ्रेंड्स, स्थानिक मापनी, है ना, जिसको पोजीशन स्केल बोलते हैं। तो स्थानिक मापनिक में आप अंकों को, है ना, स्थानिक मापनिक में ग्रेड और परसेंटेज के आधार पर किसी भी बालक का क्लास में क्या निकालते हो, स्थान ज्ञात करते हो। ठीक, किसी भी बालक का ग्रेड और परसेंटेज के आधार पर क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उस बच्चे का जो है स्थान ज्ञात करते हैं। अब आ गया 3 आपका और है, एक है आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, दूसरा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, चौथा आपका है पोर्टफोलियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, समझिए यहाँ पे एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होता है। तो यहाँ पे जो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में क्या होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होता है फ्रेंड्स, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के अंतर्गत पूरे साल में बच्चे ने, है ना, पूरे साल में बच्चे ने क्या क्या अच्छा किया, है ना, क्या किया, है ना, पूरे साल के दौरान बच्चे ने जो है क्या क्या कुछ खास किया, है ना। यहाँ पे खास जो है अच्छा भी हो सकता है और खास बहुत ज़्यादा खराब भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ों को जो है क्या किया जाता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक, यहाँ पे जो है औपचारिक और अनौपचारिक, है ना, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों जो है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही घटनाओं को क्या किया जाता है, दोनों ही प्रकार की इसके अंदर जो है घटनाओं को जो है रखा जाता है। अब एनेक्डोटल, तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है
एनेक्डोट का मतलब क्या होता है? DOTE, एनेक्डोट का मतलब क्या होता है? तो एनेक्डोट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एनेक्डोट का मतलब होता है, आपको शॉर्ट समरी कह सकते हैं, है ना, शॉर्ट समरी, है ना, जो भी आपका संक्षिप्त घटना होता है, संक्षिप्त रूप में क्या होता है आपका, उसमें वर्णन किया जाता है। तो पूरे साल का जो है आपने क्या कुछ खास किया, है ना, उसके बारे में जो इसमें घटना, इसमें जो है रिकॉर्ड किया जाता है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों का इसमें जो है रिकॉर्ड किया जाता है। एनेक्डोट का मतलब पूछे तो शॉर्ट समरी, और एनेक्डोटल का मतलब पूछे तो जो भी है आपका, है ना, जो भी आपने किया है ना, उन सभी चीज़ों के बारे में आपका रिकॉर्ड इसमें रहता है। यहाँ पे एक चीज़ कह सकते हैं, ए फॉर ऑल, है ना, आप शॉर्ट यहाँ से याद कर सकते हो, ए फॉर ऑल मतलब सभी चीज़ों के बारे में इसमें जो है रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स को पढ़ने से पहले हम पहले पोर्टफोलियो जान लेते हैं कि पोर्टफोलियो क्या होता है ना। पोर्टफोलियो जो है आपका क्या होता है? पोर्टफोलियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टूल्स के रूप में इसको हम यूज़ करते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है? बच्चे के जितने भी अच्छे काम हैं, है ना, बच्चे ने जितना अच्छा काम किया है ना, जितना अच्छा कार्य किया है ना, उन सभी कार्यों का जो है लेखा जोखा इस पोर्टफोलियो में होता है, ठीक है ना। जितने भी अच्छे काम किए हैं उन सभी का लेखा जोखा होता है। तो यहाँ पे आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में आपने क्या देखा? सभी चीज़ों के बारे में जो भी उसने खास किया है ना, ये खास जो है उसका क्या हो सकता है? अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों का जो है क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अच्छे कार्यों का जो है रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको जो है बाद में क्या कर सकता है, बच्चे ने, है ना, क्या क्या अचीवमेंट किया, है ना, बच्चे ने स्कूलिंग के दौरान क्या क्या अचीव किया, बच्चे उसको देख करके बाद में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक। तो पोर्टफोलियो में आपका क्या होता है? जो भी अच्छे काम होते हैं उसको जो है यहाँ पे रखा जाता है। तो नेक्स्ट है आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, सी फॉर क्लास, है ना, सी फॉर क्लास। और यहाँ पे जो है क्या होता है, बच्चे ने जब स्कूल में दाखिला लिया तो दाखिले का जो पहला दिन है वहाँ से लेकर के, है ना, जब नियुक्ति हुआ, उसको जब जॉब लगा, तो नियुक्ति के पहले दिन तक के जितने भी बच्चे ने क्या किया, है ना, अचीवमेंट पाई, है ना, जितने भी बच्चे ने जो है महत्वपूर्ण, जो भी बच्चे के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण घटना होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में जो है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में क्या होता है? आपका वर्णन होता है। लेकिन यहाँ पे एक खास बात है आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड संचयी में, जिसमें कि क्या होता है, बच्चे का उन्हीं चीज़ों को रखा जाता है जो कि वो क्या करते हैं, एकेडमिक क्षेत्र से रिलेटेड होता है ना, मतलब कि शैक्षिक क्षेत्रों से, मतलब सिर्फ और सिर्फ औपचारिक, है ना, सिर्फ और सिर्फ औपचारिक घटनाओं से रिलेटेड जो है वो सभी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो पहले दिन से लेकर के नियुक्ति के दिन तक, है ना, नियुक्ति के पहले दिन तक, है ना, तो वो सारे घटनाओं के बारे में जो कि जो उसका शैक्षिक क्षेत्र से जो है जुड़ा हुआ है, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे जो है जानकारी, यहाँ पे जो है रिकॉर्ड किया जाता है। किसमें? संचयी आलेख, जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, ठीक है। इसके अंतर्गत बालक का, है ना, शारीरिक, मानसिक, है ना, संवेगात्मक, है ना, इसके अलावा सामाजिक, भावात्मक, इन सभी चीज़ों को चरणबद्ध रूप से जो है प्रस्तुत किया जाता है, ठीक। तो ये सभी हुआ आपका, अब समझ गए होंगे एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ए फॉर ऑल, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे जो है जितने भी खास चीज़, जो अच्छा किया, खराब किया, सभी चीज़ों के बारे में क्या होता है? वर्णन होता है। एनेक्डोट का मतलब होता है शॉर्ट समरी, मतलब शॉर्ट समरी के रूप में उसको जो है वो लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम समझे पोर्टफोलियो, जितना भी अच्छा कार्य होता है ना, बच्चे ने क्या कुछ अचीव किया, है ना, जो अन्य बच्चे ने नहीं किया, है ना, बच्चे ने कुछ स्पेशल किया जो अन्य बच्चे के थ्रू अन्य बच्चे ने नहीं किया, वो सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे वर्णन किया जाता है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स मतलब पहले बच्चा जो है पहला बार जो दाखिला लिया स्कूल से, उसी समय से लेकर के, है ना, प्रिंसिपल या फिर टीचर्स के थ्रू जो है यहाँ पे क्या किया जाता है, नियुक्ति के पहले दिन तक जो भी बच्चे के बारे में जो भी चीज़ है ना, शारीरिक विकास किस प्रकार से हुआ, मानसिक विकास किस प्रकार से हुआ, किस तरीके से बच्चे ने भावात्मक विकास किया, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है बच्चे के बारे में लिखा जाता है, ठीक। तो एक व्यक्ति का सभी कुछ जो है वर्णन होता है किसमें? आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में, है ना, और शैक्षिक क्षेत्र के बारे में यहाँ पे वर्णन होता है किसमें? क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स को एक और नाम से जाना जाता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यक्ति का क्रमिक जीवन इतिहास। व्यक्ति का क्रमिक जीवन इतिहास, व्यक्ति का
क्रमिक जीवन इतिहास, क्योंकि व्यक्ति के बारे में है ना, जो भी जो है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक किस प्रकार से व्यक्ति का क्रमिक विकास हुआ है, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे वर्णन किया जाता है। तो ये था फ्रेंड्स, है ना, टूल्स और टेक्निक्स ऑफ इवोल्यूशन। आई होप आपको सभी समझ में आ गया होगा, है ना। और नहीं समझ में जिनको आया है, जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको ठीक से समझ में आ जाएगा कि क्या फंक्शन है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स का, है ना, कौन कौन सी चीज़ जो है क्यूमुलेटिव में रखा जाता है, कौन कौन सी चीज़, है ना, कब हम लोग पोर्टफोलियो का यूज़ करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि कोई जो है ना, शिक्षक जो है ना, किस प्रकार से, है ना, कहाँ पे किस टूल्स का यूज़ करें, कहाँ पे जो है किस टेक्निक्स का यूज़ करें, है ना, ताकि बच्चों को क्या कर सके, अवलोकन अच्छे से कर सकते हैं। बिकॉज वहाँ पे हर एक बच्चे की जो है नीड अलग अलग होती है। जिस प्रकार से आपके घर में, है ना, जब खाना बनने वाला होता है तो माँ पूछती है कि क्या खाना बनाऊँ, है ना, तो बच्चे बोलते हैं, है ना, कि नूडल्स बना दो, मैगी बना दो, है ना। जो भी घर में बड़े होते हैं, है ना, बुजुर्ग होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा जिनको दांत वात, है ना, ठीक नहीं है तो वो क्या बोलते हैं, खीर बना दो, है ना, बिना चीनी वाला। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के, अलग अलग सबके क्या है, नीड है फ्रेंड्स। इसी तरीके से बच्चे के अंदर बहुत सारे बच्चे जो हैं उनकी अलग अलग नीड है, तो उनके नीड्स के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, टेक्निक्स और टूल का यूज़ करेंगे। ये शिक्षकों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कौन से टेक्निक्स, कौन से जो है यूज़ किया जाए। अब यहाँ पे जो है डिबेट आप करवा रहे हो, और डिबेट में क्या कर रहे हो, आप चेकलिस्ट बना रहे हो, है ना, सही और गलत कर रहे हैं तो क्या हो गया, गलत हो जाएगा आपका। तो सही टेक्निक्स का सही जगह पे यूज़ होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज का वीडियो जो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रिवाइजिंग, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।